हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन, और नाउन में हमने देखा था, नाउन के हमने शुरू किए थे केसेस, और केसेस में भी हम फोर्थ केस कर रहे थे, दैट इज पोजेसिव केस। ठीक है, पोजेसिव केस कर रहे थे हम लोग, जिसको जेनेटिव केस भी कहा जाता है। तो जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हो, पहले अपने सारे लेक्चर पीछे के कंप्लीट कर लेना, तभी आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आएगा। तो पोजेसिव केस में हमने लास्ट पढ़ा था पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो उसके बाद आगे की हम बात करते हैं। तो मैंने आपको नाउन कंपाउंड के बारे में समझाया था, और वहाँ पे हमने एक कंपाउंड किया था, दैट इज नाउन प्लस में प्रीपोजिशन प्लस में नाउन, नाउन प्लस में प्रीपोजिशन प्लस में नाउन। तो अगर मुझे इसका पोजेशन दिखाना है, अगर मुझे इसका पोजेशन दिखाना है, तो जब हम इसका प्लूरल बना रहे थे, हमने इसका प्लूरल बनाना सीखा था, तो हमने क्या देखा था, जो हमारा मेन नाउन है उस पर हम एस या ई एस लगाते हैं। अब हमने सीखना है कि अगर मुझे इसका पोजेशन शो करना है, तो जो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा वो किस पे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं सन इन लो कार, ठीक है, मुझे क्या दिखाना है, दामाद की गाड़ी, मुझे ऐसे लिखना है। तो दैट मीन्स कि मुझे इस पे पोजेशन लगाना है एपोस्ट्रोफी एस की। अभी हम बात कर रहे हैं, ऑफ पे हम लोग अभी नहीं आए हैं, ठीक है ना, एपोस्ट्रोफी एस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी एस मुझे लगाना है, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर मैं लगा दूं एपोस्ट्रोफी एस सन पे, अगर मैं किस पे लगा दूं एपोस्ट्रोफी एस सन पे, तो हमें ये पता है कि नाउन के जस्ट बाद हम क्या लिखते हैं, उसकी पोजेशन लिखते हैं। नाउन के जस्ट बाद हम क्या लिखते हैं, उसकी पोजेशन लिखते हैं। तो अगर मैं इस सन पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दूं, तो दैट मीन्स कि सन का क्या है, इन, सन का क्या है, इन। तो क्या कोई सेंस आ रही है हमारे पास, नहीं, कोई भी सेंस हमारे पास नहीं आ रही कि सन का इन है, कोई भी हमारे पास सेंस नहीं आ रही। तो दैट मीन्स कि ये जो चीज है वो गलत हो जाएगी। तो अगर हम ध्यान दें, तो हमारा पूरा का पूरा कंपाउंड क्या है, ये, तो हमें तो पूरे कंपाउंड की ही पोजेशन दिखानी पड़ेगी ना। अगर हम एक एक पे लगाने लगेंगे, तो दैट मीन्स सन पे लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस, तो सन का क्या हो जाएगा, इन पे लगाएंगे तो इन का क्या हो जाएगा, लो। ऐसे नहीं करना हमें तो, लेकिन हमने ये सीखा था कि ये पूरा इस पूरे कंपाउंड का मीनिंग एक ही निकल के आता है, दैट इज दामाद। तो जो कंपाउंड पे एपोस्ट्रोफी एस लगेगी, वो पूरे के पूरे कंपाउंड पे ही लगेगी स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे कंपाउंड पे ही लगेगी। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे बॉक्स तो नहीं लगा हुआ मिलेगा आपको, डायरेक्ट इस तरह से दिखेगा, इन लॉज कार। ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि ये जो है लो पे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ये लो पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा हुआ है। ये जो पूरा कंपाउंड है हमारा, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस है, क्योंकि ये पूरा एक ही मीनिंग देता है और इसका ही पोजेशन हमें आगे दिखाना है। तो जब भी हम कंपाउंड की बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ से जनरल बात निकालूं, तो दैट मीन्स कि ये जो पूरा कंपाउंड है हमारा, इस पे हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और आगे क्या लिख देंगे, इसकी पोजेशन को लिख देंगे, आगे क्या लिख देंगे, इसकी पोजेशन लिख देंगे। तो कंपाउंड के बारे में आपको ये बात जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पूरे के पूरे कंपाउंड पे हमारे पास क्या लगता है, एपोस्ट्रोफी एस लगता है। ठीक है, लेकिन ये तो थी बात एक दामाद की गाड़ी की। मान लो कि ज्यादा दामाद हो, तो दैट मीन्स कि ज्यादा दामाद की अगर हमें गाड़ियां दिखानी है, तो दैट इज सन्स, ऐसे ही लिखा जाएगा, सन्स इन लो। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था ये। ठीक है, जब मैंने आपको कंपाउंड कराया था, तब भी हमने इसकी बात की थी। मैंने इसको क्या कर लिया, प्लूरल कर लिया, और प्लूरल जो हमारा मेन नाउन होगा उस पर हम लगाते हैं एस या ई एस। तो अब ये देखो, सन्स इन लो, जब आप पूरा बोल रहे हो, जब आप पूरा बोल रहे हो, तो क्या कोई आपके पास हिसिंग साउंड है, नहीं। जब आप लो बोल रहे हो, तो लास्ट में कोई हिसिंग साउंड नहीं है, और कोई हिसिंग साउंड नहीं है, तो हम एस भी इसके साथ में बिल्कुल लगाएंगे। आपने ये नहीं देखना कि जब हम सन्स बोल रहे हैं तो हिसिंग साउंड आ रही है, हमें इसकी साउंड नहीं देखनी। जहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगना है, वहां पे कैसी साउंड आ रही है, उस साउंड को हमें चेक करना है। ठीक है, तो लो पे कोई हिसिंग साउंड नहीं है, तो एपोस्ट्रोफी के साथ हम यहाँ पे एस भी यूज करेंगे, तो ये भी बिल्कुल जो है वो सही है। तो चाहे आप एक सिंगल कंपाउंड की पोजेशन दिखाओ, मतलब सिंगुलर फॉर्म में पोजेशन दिखाओ उसकी, चाहे उसकी प्लूरल फॉर्म में पोजेशन दिखाओ, दोनों में आप पोजेशन दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो है आपको वो एपोस्ट्रोफे एस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड आपके पास इस तरीके से आ रहा हो तो उसका हम पोजेशन जो है वो शो कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, बात करेंगे प्रोनाउन में, लेकिन लिखवा मैं यहीं पे दे रही हूँ क्योंकि उसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफे एस यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ प्रोनाउंस में लिखने जा रही हूँ आपके सामने आगे। प्रोनाउन में वापस हम इनकी बात करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आप नोट डाउन करते हुए ज़रूर चलना, ठीक है। कुछ प्रोनाउंस होते हैं हमारे पास। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। कंपाउंड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। हमारे पास कुछ प्रोनाउंस होते हैं एनीबडी, समबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, और कौन सा होता है, एवरीबडी, एवरीबडी, ठीक है। ये होता है हमारे पास। और एक हमारे पास क्या होता है, एनीवन, समवन, समवन, नोवन एंड एवरीवन। ये जो है कैसे नाउन्स होते हैं हमारे, इनडेफिनेट, दैट मीन्स कि हम इनको जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं स्टूडेंट्स, तो इनके बाद भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफे एस यूज़ कर सकते हैं। और ये एपोस्ट्रोफे एस यूज़ करने के बाद लास्ट में हम क्या लिख देंगे, इसकी पोजेशन को लिख देंगे, ठीक है, पोजेशन को लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि समबडीज कार, समबडीज कार, ठीक है, कि किसी की गाड़ी, किसी की गाड़ी। तो आप इनमें से कोई भी ऐसे वर्ड लिख लीजिए। अगर मैं बोलूं कि एवरीवन्स हाउस, ठीक है, तो हर किसी का घर, ठीक है, एवरीवन का मतलब यही होता है हर एक, तो हर एक का घर। तो इनमें से आप कोई भी वर्ड लिख लीजिए, कोई भी प्रोनाउन लिख लीजिए, तो उनके बाद भी आप क्या लगा सकते हो, एपोस्ट्रोफे एस जो है वो यूज कर सकते हो आप लोग। क्लियर है? आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर है। चलिए, कई बार आपने देखा होगा कि इन वर्ड्स के बाद, इन सभी वर्ड्स के बाद हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, एल्स वर्ड यूज कर लेते हैं। इनके साथ हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, एल्स वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे एवरीबडी एल्स, नोबडी एल्स, समबडी एल्स, ठीक है, समवन एल्स, ऐसे ही एवरीवन एल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं। तो अब बात ये आती है कि जब हमने इन प्रोनाउंस के साथ इस वर्ड को यूज किया, तो अब एपोस्ट्रोफी कहाँ आएगा, इन वर्ड्स पे आएगा या इस वर्ड पे आएगा। तो अगर मैं वापस से ये बात बोलूँ कि अगर हम जब हम एल्स यूज कर रहे हैं इनके साथ में, और अगर मैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको रब कर देती हूँ मैं, आपने ये नोट कर लिया होगा यहाँ पे। चलिए, तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर मैं बोलूं कि एवरीबडी एल्स कार, ठीक है, तो अगर मैं एपोस्ट्रोफे एस एवरीबडी इस पे लगा दूं, तो एवरीबडी का क्या हो जाएगा, एल्स हो जाएगा। एवरीबडी का कार तो नहीं हो पाया ना, तो दैट मीन्स एवरीबडी का क्या हो जाएगा, एल्स हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है वो गलत हो जाएगी। तो जो हमें एपोस्ट्रोफे लगाना पड़ेगा वो किस पे लगाना पड़ेगा, एल्स के बाद लगाना पड़ेगा। और ये हमें कैसे लिखना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एवरीबडी एल्स कार, ठीक है। अब आपके पास बात आ रही होगी आपके दिमाग में कि यहाँ तो हिसिंग साउंड आ रही है, एल्स कार, एस को तो हम बोल ही नहीं पा रहे। तो यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास स की साउंड नहीं होती, यहाँ पे आपके पास ज की साउंड होती है, ज की साउंड होती है, एल्स होता है ये एल्स होता है, स नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ज की साउंड होती है, इसलिए ये एपोस्ट्रोफे के साथ में एस भी यूज होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये एल्स नहीं होता, एल्स होता है, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफे के साथ में एस भी आएगा। तो किसी भी वर्ड के साथ अगर आप एल्स यूज कर रहे हो, तो वो जो पोजेशन हम दिखाएंगे वो यहाँ पे शो होगी एल्स के बाद, और देन हम क्या लगा देंगे, पोजेशन लगा देंगे। जब हम ये सिचुएशन कर रहे हैं तो इनके ऊपर हम एपोस्ट्रोफे एस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, तो अगर मैं आपके पास एक सेंटेंस और लिखूं तो मुझे बताएंगे कि वो सेंटेंस सही है या नहीं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सेंटेंस आपके पास कैसे आता है एग्जाम में, इस तरीके से आता है, आई डो नॉट वॉन्ट एनीबडीज एडवाइस। मुझे किसी की भी एडवाइस नहीं चाहिए, मुझे किसी की भी एडवाइस नहीं चाहिए। तो एनीबडी के साथ हम क्या लगा सकते हैं, एपोस्ट्रोफे एस, और किसी की भी क्या, एडवाइस। तो दैट मीन्स ये इसकी पोजेशन है। तो जब हमें इस तरीके से पोजेशन शो करनी हो तो इनके साथ में हम पोजेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एल्स वाला केस भी मैंने आपको बता दिया है,
ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपको कि दिस इज somebody else बुक, ठीक है, कि ये जो है किसी की बुक है। तो अब हम somebody पे एपोस्ट्रोफे लगाएं या else पे, तो बिल्कुल else पे आपका एपोस्ट्रोफे ऐसा आएगा, एंड दिस इज somebody's else बुक, somebody's else बुक। क्लियर है भाई सभी को ये वाला कॉन्सेप्ट? चलिए, तो इस तरीके से हम प्रोनाउंस के साथ में भी क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एपोस्ट्रोफे एस को हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे आप लोग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक हमने सीखा है कि जो नाउन है, नाउन लिखते हैं उस पे हम एपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं और उसके बाद हम उसकी पोजेशन को शो कर देते हैं। यही सीखा है हमने अभी तक, नाउन लिखते हैं उस पे एपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं और आगे उसकी पोजेशन लिख देते हैं, जो भी उसकी पोजेशन होती है। ग्रेट। चलिए, इसके बाद अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि कई बार जो ये पोजेशन होती है ना, ये जो पोजेशन होती है उसकी हमें सेंस मिलती है सेंटेंस में, सेंस गिवन इन द सेंटेंस, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर हमें इसकी सेंस मिल जाती है। सेंस मिल जाती है कहने का मतलब क्या है कि पोजेशन लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन हमें उसकी सेंस आती है कि यहाँ पे इसकी इसी पोजेशन की बात हो रही होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये पोर्शन जो है वो हिडन होता है, अंडरस्टूड पार्ट बन जाता है। तो अगर पोजेशन ना भी लिखी हो वहाँ पे तो भी जो है वो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही बनता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि राम्स house is bigger than Ram's house is bigger than Rohan. Ram's house is bigger than Rohan. अब ध्यान रखना कि जब भी कंपैरिजन की बात होती है, जब भी हमें अंतर करना होता है, कंपेयर करना होता है, तो उसमें आप हमेशा ध्यान रखना कि सेम लेवल की चीजें ही कंपेयर होती हैं। तो मुझे यहाँ पे बताइए कि मैं राम को रोहन से कंपेयर कर रही हूँ या फिर राम के घर को रोहन से कंपेयर कर रही हूँ? बिल्कुल, हम राम के घर को कंपेयर कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, यहाँ पे अगर राम का घर है तो यहाँ पे भी रोहन का घर ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास राम्स रोहन है, तो यहाँ पे राम्स हाउस है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था? रोहन्स हाउस होना चाहिए था। दैट मीन्स कि यहाँ पे रोहन नहीं आ सकता। अब एक सेंटेंस में आपके पास लिख रही हूँ, राम्स हाउस इज बिगर देन Ram's house is bigger than Rohan's. Ram's house is bigger than Rohan's. That means कि देखो मैंने रोहन्स के बाद दोबारा से हाउस नहीं लिखा है। क्यों? हाउस लिखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये एपोस्ट्रोफे एस लगा दिया। ये अंडरस्टूड है कि अगर हम राम के हाउस की बात कर रहे थे तो यहाँ पे भी रोहन के हाउस की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बोला कि हम सेम लेवल की चीजों को ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। सेम लेवल की चीजें ही हमेशा कंपेयर होती हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर राम के हाउस की बात हुई तो यहाँ भी रोहन का हाउस ही होना चाहिए। तो हमने सिर्फ क्या किया? एपोस्ट्रोफे एस लगा के छोड़ दिया। इट मीन्स कि ये जो हमने चीज लिखी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट्स? रिप्रेजेंट्स रोहन्स हाउस, रिप्रेजेंट रोहन्स हाउस। तो हमें दोबारा हाउस लिखने की जरूरत नहीं है। यही चीज मैं कह रही थी कि सेंस क्या गिवन होती है हमें, पोजेशन की एक सेंस गिवन होती है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि कई बार आपने सुना होगा ना कि जैसे कि हम बात करते हैं कि हम कहते हैं कि यार वो ना डेंटिस्ट के पास गया है। कभी ये तो नहीं कहते डेंटिस्ट की क्लिनिक गया है ना। तो हम सिर्फ इतना बोल के छोड़ देते हैं कि डेंटिस्ट के पास गया है, हम बोल के छोड़ देते हैं कि ऑर्थो के पास गया है ना। इस तरीके से दैट मीन्स कि वहां पे जो चीजें हैं वो क्या हो जाती है? अंडरस्टूड हो जाती हैं। और अंडरस्टूड जहाँ पे चीजें हो जाती हैं वहां पे हम इनको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल और लिखेंगे, मुझे बताएंगे कि उसमें कोई एरर है या नहीं। चलिए, अगर मैं आपको बोलूं कि माय सिस्टर लिख लो, फ्रेंड लिख लो, कुछ भी लिख लो। माय सिस्टर वेंट टू डेंटिस्ट। माई सिस्टर वेंट टू डेंटिस्ट। तो स्टूडेंट्स ये अंडरस्टूड है कि डेंटिस्ट के घर तो नहीं गया होगा,
क्लिनिक ही गया होगा। जब हम ये कहते हैं वो डेंटिस्ट के वहाँ गया है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि हाँ उसके क्लिनिक ही गया होगा, उसके हॉस्पिटल ही गया होगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो क्लिनिक वर्ड है वो क्या है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड है। ये क्लिनिक वर्ड जो है वो अंडरस्टूड है, हमें इसके आगे लिखने की ज़रूरत इसको नहीं है। तो कई बार जो है पोजेशन हमें हाइड होती है क्योंकि अपने आप में हमें सेंस मिल जाती है वहाँ से कि इसके आगे जो है जो सेंटेंस में क्या लिखा जाना चाहिए या एग्जामिनर क्या लिखना चाहता था। तो अगर यहाँ पे नहीं भी लिखा तो हम उसे कोई एरर नहीं निकालेंगे कि इसके बाद तो इसकी पोजेशन तो लिखी ही नहीं। तो कई बार पोजेशन जो है वो अंडरस्टूड हो जाती है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका पोजेशन का ये था। इसमें कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे बताएंगे ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये नाउन एपोस्ट्रोफे एस आपको गिवन है, यही क्या कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है पोजेशन को। यही क्या रिप्रेजेंट कर देता है, पोजेशन को। तो इसके लिए हमें पोजेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ साथ अपनी कॉपी जरूर बनाते रहना, कॉपी करते रहना, साथ साथ अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करने हैं आपको। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो पोजेशन के लिए एडजेक्टिव में डिटेल में सीखेंगे, लेकिन पोजेशन उसके साथ यूज़ हो सकता है या नहीं तो पोजेशन के पार्ट में ही समझाना जरूरी है, इसलिए मैं यहीं पे बात कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि हम पोजेशन के लिए कुछ एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। अभी आपको एडजेक्टिव नहीं भी पता कि एडजेक्टिव क्या होता है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, जब एडजेक्टिव कराऊंगी तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी आप इनको सिंपली एक वर्ड भी लेके चल सकते हो। तो माय होता है आपके पास, अवर होता है, देयर होता है, ठीक है, हिज होता है, हर होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास होती हैं। तो हमें पता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पोजेशन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, अधिकार दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि माय शर्ट, मेरी शर्ट, तो दैट मीन्स उस शर्ट पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, तो पोजेशन दिखाने के लिए मैंने यूज़ किया। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ हर हाउस, उसका घर, तो दैट मीन्स वो घर किसका है, इसका घर है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि देयर कॉलेज, उनका कॉलेज, तो दैट मीन्स वो कॉलेज किसका है, उनका कॉलेज है। तो हम देखें अगर, तो इन वर्ड्स को हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, पोजेशन दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दो, अगर ये वर्ड्स पोजेशन दिखाने के लिए ही यूज़ हो रहे हैं तो क्या हमें इनके ऊपर एपोस्ट्रोफे एस लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि एपोस्ट्रोफे एस तो हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें इनकी पोजेशन दिखानी हो। लेकिन ये वर्ड तो खुद से ही पोजेशन दिखाते हैं, तो इनके ऊपर हमें एपोस्ट्रोफे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखना कि जब हम पोजेसिव वर्ड्स को ही यूज़ कर रहे हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स को ही यूज़ कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कभी भी एपोस्ट्रोफे एस जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। इनके ऊपर हम कभी भी एपोस्ट्रोफे एस को यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है सभी को ये बात? ठीक है, दूसरी बात अगर आप लोगों ने ध्यान दी यहाँ पे, तो इन वर्ड्स के बाद मैं क्या लिख रही हूँ, इन वर्ड्स के बाद मैं क्या लिख रही हूँ, एक नाउन लिख रही हूँ। तो ये बात 100% होगी कि जब आपको ये वर्ड्स दिखाई देंगे तो इनके बाद आपको एक नाउन लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई भी सेंस निकल के नहीं आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि माय इज न्यू, माय इज न्यू, तो मैं कह रही हूँ माय मेरा नया है। तो आप पूछोगे क्या नया है ये तो बताओ। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ नाउन तो लिखना ही पड़ेगा। तो जब हम पोजेसिव एडजेक्टिव, अब देखो ये किस में मीनिंग ऐड कर रहा है, कार है नई, किसकी कार है, माय। ठीक है, तो ये इसमें मीनिंग ऐड कर रहा है, और ये अगर इसमें मीनिंग ऐड कर रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच में मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि ये किसका काम कर रहा होगा, एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। ये किसका काम कर रहा होगा, एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। तो एडजेक्टिव पे, पोजेसिव एडजेक्टिव्स पे हम कभी भी एपोस्ट्रोफे एस जो है वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये खुद ही पोजेशन दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछेंगे जरूर, कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। इसके अंदर एक नोट बना लेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपने देखा है, हम बचपन में लिखते थे योर्स ओबीडेंटली, ऐसे लिखते थे, एप्लीकेशन लिखते थे तब योर्स ओबीडेंटली। तो यहाँ पे मैंने योर लिखना भूल गई क्या मैं, चलिए योर और ऐड कर लेना, यहाँ पे योर और ऐड कर लेना, क्योंकि योर मैं बोलूँ अगर योर बुक, आपकी किताब, ठीक है, योर बुक,
तुम्हारी किताब, तो दैट मीन्स कि ये एडजेक्टिव हुआ और ये क्या लिखा हमने, नाउन लिखा, तो इस पे हमें एपोस्ट्रोफे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में ही क्या दिखाता है, पोजेशन दिखाता है। तो ये जो चीज़ लिखते थे स्टूडेंट्स वो हम गलत लिखते थे, तो योर पे हमें एपोस्ट्रोफे एस जो है वो यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इन पे हम एपोस्ट्रोफे एस यूज़ नहीं करेंगे, इनको हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि ये अपने आप में ही किसको शो करते हैं, पोजेशन को शो करते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछेंगे जरूर, अदरवाइज ये वाला जो पार्ट है आपका वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई मुझे। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। चलिए, तो इन चीज़ों का जो है वो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है पोजेशन में ही, एपोस्ट्रोफे एस में ही, वो थोड़ा सा लेंदी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसको जो है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ही। नाउन केसेस पोजेशन ही चल रहा है आपका, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए ग्रामर पोर्शन में हम इतनी ही चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ इडियम्स करा देती हूँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस लिख लीजिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे, ठीक है। किससे रिलेटेड लिखना चाहोगे भाई? चलिए आप क्या बताओगे, ऑब्वियसली ये रिकॉर्डेड वीडियो है। चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो लिखेंगे रिलेटेड टू मैन, रिलेटेड टू मैन। चलिए अगर सबसे पहले इडियम की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहला इडियम होगा आपका मैन ऑफ मीन्स, मैन ऑफ मीन्स, ठीक है। मैन ऑफ मीन्स का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर मैं मीन्स की बात करूँ आपसे, तो मीन्स आपको पता है कि ये एक वर्ब का काम भी कर सकता है। जैसे हम बोलते हैं व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, व्हाट डज शी मीन, ठीक है। तो दैट मीन्स वहाँ ये वर्ब का काम करता है। दूसरा, ये जो मीन्स वर्ड है वो किसका काम कर सकता है, नाउन का काम भी कर सकता है। जैसे हम पढ़ते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर मीन्स जो है वो नाउन की तरह काम कर रहा है तो इसका मीनिंग निकल के आता है स्टूडेंट्स हमारे पास इनकम, मीनिंग निकल के आता है इनकम। तो मुझे ये बताइए कि जब हम बात कर रहे हैं कि कोई इंसान है, अगर उसकी इनकम है तो दैट मीन्स कि वो इंसान कैसा होगा, बिल्कुल अ रिच पर्सन, एक धनी व्यक्ति होगा। तो एक धनी व्यक्ति को कहा जाता है मैन ऑफ मीन्स। नेक्स्ट लिखिए मैन ऑफ आयरन। आप जीके में भी पढ़ते हो आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वही है अ मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, अ मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर। विल पावर क्या होती है, इच्छा शक्ति। तो जिसकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होती है, जिसकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होती है उसे कहा जाता है मैन ऑफ आयरन। नेक्स्ट लिखिए मैन ऑफ स्ट्रीट, मैन ऑफ स्ट्रीट, इट मीन्स अ कॉमन मैन, अ कॉमन मैन, एक साधारण व्यक्ति के लिए, एक आम इंसान के लिए यूज होता है मैन ऑफ स्ट्रीट, मैन ऑफ स्ट्रीट। नेक्स्ट लिखिए मैन ऑफ स्पिरिट, मैन ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब देखो, स्पिरिट का मतलब क्या होता है, एक तो होता है आत्मा, सोल, ठीक है, और एक स्पिरिट का मतलब होता है उत्साह, एंथुजियाज्म। तो देखो आपने कई बार देखा होगा कि जब गेम्स वगैरह में हम हार जाते हैं तो या फिर कोई भी हार जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, नेवर लूज योर स्पिरिट। दैट मीन्स कि अपना उत्साह मत खो। तो दैट मीन्स अ मैन फुल ऑफ एंथुजियाज्म, अ मैन फुल ऑफ एंथुजियाज्म, ठीक है। एक इंसान जो उत्साह से भरा हुआ होता है उसे क्या कहा जाता है, मैन ऑफ स्पिरिट कहा जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे लिखवाती हूँ मैं आपको। ऊपर के आपने नोट कर लिए होंगे दो, इनको रब कर देती हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए मैन ऑफ वर्ड, मैन ऑफ वर्ड, इट मीन्स ट्रू टू वंस वर्ड, जिसे हम कहते हैं जुबान का पक्का। अगर किसी ने कोई बात बोली तो हम क्या कहते हैं कि हाँ वो अपनी जो बात उसने बोली है वो उसको निभाएगा, उसको पूरा करेगा। तो दैट मीन्स कि मैन ऑफ वर्ड, ट्रू टू वंस वर्ड, जुबान का पक्का। और एक होता है हमारे पास मैन ऑफ वर्ल्ड, संसार,
मैन ऑफ वर्ल्ड, संसार। इट मीन्स एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनुभव होता है, या मैं बोलूं एक अनुभवी व्यक्ति को क्या कहा जाता है, मैन ऑफ वर्ल्ड। क्यों? आपने बड़े बूढ़ों से अपने घर में सुना होगा, जब हम उनको राय देने जाते हैं तो वो हमें क्या कहते हैं कि तुम मुझे मत सिखाओ, मैंने दुनिया देखी है। तो दैट मीन्स कि उनके पास एक्सपीरियंस है। ऐसे ही आपने सुना होगा कि ऐसे ही मैंने धूप में बाल जो है वो सफ़ेद नहीं किए हैं, तो वो भी यही होता है, मैन ऑफ वर्ल्ड। इट मीन्स कि एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद मैन ऑफ लेटर, मैन ऑफ लेटर। लेटर मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, साउंड की रिटर्न फॉर्मेशन होती है लेटर। तो इट मीन्स वन हु नोज थिंग्स, जो चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, जिसे चीज़ों के बारे में जानकारी होती है उसे क्या कहा जाता है, मैन ऑफ लेटर, अ लर्न पर्सन, अ लर्न पर्सन। ठीक है, तो जिसे चीज़ों के बारे में जानकारी होती है उसे क्या कहा जाता है, मैन ऑफ लेटर। बिल्कुल इजी है याद रखना। लेटर क्या होते हैं, ABCDEFG जो ये हम लिखते हैं, और जिसको इन चीज़ों की इसके जो ABCD के बारे में जानता है दैट मीन्स उसे उसकी नॉलेज है, तो इस वहीं से हम इसको याद रखेंगे, मैन ऑफ लेटर। ठीक है, एक होता है हमारे पास मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, इसका मतलब होता है अ वीक पर्सन, a weak person who does not take his decision। ठीक है, जो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकता। दैट मीन्स कि किसी को कोई भी निर्णय लेना है, एक पर्सन को अगर निर्णय लेना है तो वो बार बार डिसीजन लेने के लिए किसी और की मदद लेता है कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, मैं ऐसा करूं या ना करूं। तो दैट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसे जो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता उसे क्या कहा जाता है, मैन ऑफ स्ट्रॉ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मैन ऑफ स्ट्रॉ कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो मैन से रिलेटेड आपको ये जो इडियम्स हैं वो ध्यान रखने हैं। कुछ एक दो इडियम्स और हैं जो मैं आपको इसमें मैन रिलेटेड में ही लिखवा रही हूँ, क्योंकि उसमें इससे ही रिलेटेड बात होती है। तो अगर मैं बोलूँ, एक इडियम है आपके पास और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, हैंड पैक्ड हस्बैंड, हैंड पैक्ड हस्बैंड। इट मीन्स अ स्लेव ऑफ वाइफ। स्लेव का मतलब होता है दास, स्लेव का मतलब होता है दास, अ स्लेव ऑफ वाइफ। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं जोरू का गुलाम। ठीक है, तो जो अपनी वाइफ की सारी बातें मानता हो उसे क्या कहा जाता है, हैंड पैक्ड हस्बैंड। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं पास्ट मास्टर, स्टूडेंट ये पास्ट मास्टर है, पोस्ट मास्टर नहीं है, पास्ट मास्टर है, पोस्ट मास्टर नहीं है। इसका मतलब होता है एन एक्सपर्ट, एन एक्सपर्ट। इसके सिनोनिम में हम लोग पढ़ते हैं वेटरन, एन एक्सपर्ट या फिर वेटरन। तो जो अब आपको पता है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है दैट मीन्स वो अपनी फील्ड में क्या होना शुरू हो जाता है, एक्सपर्ट होना शुरू हो जाता है। तो एक एक्सपर्ट, एक वेटरन को कहा जाता है पास्ट मास्टर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं। तो मैन से रिलेटेड ये कुछ इडियम्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोजेशन जो हम कर रहे थे, पोजेसिव केस, वो ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा आपका। तो जिनको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे टेलीग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।